हेलो गाइस, अपन बात कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में सारे एस्पेक्ट्स की, और एक छोटा सा पॉइंट अपने को डिस्कस करना बाकी था, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं अपन रेट की, रिएक्शन की स्पीड की, और चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी रिएक्शन स्पीड स्लो और फास्ट होती है। अलग अलग कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया। वो जो रेट है, उस रेट को इफेक्ट करने वाले अलग अलग जितने भी एस्पेक्ट्स है वो पूरे चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। अपना काम आज के लेक्चर में है उन सबको समराइज करना। क्लियर बच्चों? तो जो कुछ फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं उनके अंदर जो बातें थी उन्हीं बातों से समराइज करते हुए ये अपन लास्ट में डिस्कस करने का फायदा ये है कि अगर चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ते तो बच्चों अपने को एक एक फैक्टर लिस्ट बना के याद रखना पड़ता। बट बच्चों देखिए इसको अपन बहुत ही अलग तरीके से पढ़ेंगे। आप जो फॉर्मूला जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जिसपे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इवन दैट आप कर चुके हैं, उन्हीं फॉर्मूले को काम में लेते हुए आप खुद रिएक्शन के जो रेट है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको अपने आप प्रिडिक्ट करेंगे और आप सारे फैक्टर्स जान पाएंगे। देखिए बच्चों, जहां तक अपन बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट को लिखने के लिए अपन ने जो रेट लॉ लिखा, एक अपने पास थ्योरेटिकल रेट लॉ था और एक अपने पास एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ था। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्चुअल रेट लॉ था और उसमें अपन ने लिखा R = K इंटू यहाँ जो भी रिएक्टेंट A और यहाँ पर पावर N ऑर्डर लिखते थे। जैसे A कोई रिएक्शन है कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के लिए बात करें तो बच्चों इस तरीके से अपन रेट लॉ लिखते हैं। यहीं से देखिएगा कितने सारे फैक्टर्स अपन निकाल के लाते हैं। सारे जितने भी एक रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो इसी फॉर्मूले से निकल के आएंगे, और वन बाय वन कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपको समझाया जाएगा। सबसे पहली बात आपको याद रटना नहीं है बच्चों, मैंने को सबसे ज्यादा नफरत जिस चीज से है वो है किसी भी कंसेप्ट को रटने वाले स्टूडेंट से, और ऐसी सारी थॉट्स से जो आपको ये मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि आप इस चीज को याद कर लीजिए। मुझे उस सोच से ही नफरत है, व्यक्ति की बात नहीं है। तो आप ध्यान से समझिएगा, जब कोई चीज बिना रटे बिना मगब के हम कंसेप्ट से डेवलप कर सकते हैं तो वो अपने को कभी भी रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, ये जैसे फॉर्मूला है अपन इस पे सारे काइनेटिक्स में इस पे काम करते हैं। यहां से मैं अगर बोलूं ये मेरी रिएक्शन की रेट है और इसकी जो इफेक्ट करने वाली फैक्टर्स की बच्चों मुझे बात करनी है, तो सबसे पहला फैक्टर्स आपको नजर आ रहा है क्या? यहां पर ए क्या है? कंसंट्रेशन। सबसे पहला फैक्टर जो आपको नजर आ रहा है कंसंट्रेशन। ए क्या? आपका रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको मैंने ये भी बात कर आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि अगर ये रिएक्टेंट में ए आपका गैस है तो गैसियस रिएक्टेंट के लिए आप कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन की जगह मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट भी काम में ले सकता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन का जो प्रेशर है वो भी रिएक्टेंट को डिफाइन करता है, वो यहां से निकल के आ गई क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के। तो बच्चों पहला फैक्टर मेरे पास क्या निकल गया कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वैसे आरएनएस थ्योरी में अपन पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा मिलाओगे उनके आपस में कोलिजन बढ़ेगी, और कोलिजन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना ज्यादा आपने रिएक्टेंट मिला रखा है। रिएक्टेंट के मोल जितने ज्यादा मिलाओगे संख्या उतनी ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी तो कोलाइड आपस में ज्यादा करेंगे, टकराएंगे ज्यादा, तो उसमें से इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्करों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे तो नो डाउट जितनी पर सेकंड इफेक्टिव कोलिजन होती है वही आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट होती है। क्लियर बच्चों? तो पहली चीज यहां से निकल गई कि कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बच्चों, वो डिपेंड कैसे करता है? आर रिएक्शन की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहां जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की। हाँ, वो बात अलग है कि कंसंट्रेशन की जो पावर है वो ऑर्डर होती है। दूसरा फैक्टर मेरा यहीं से निकल के आएगा ऑर्डर पर। देखिए कंसंट्रेशन जैसे मैंने डबल कर दी तो ये तो कंफर्म है कि रेट बढ़ेगी है ना, इन जनरल में, क्योंकि जो ऑर्डर होती है वो पॉजिटिव होती है। बट हमेशा मैं कहूं कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन की रेट बढ़ती है तो ये मेरा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है? रिएक्शन का ऑर्डर है, और आपको पता है बच्चों ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ रट्टा नहीं मारना है। ऑर्डर हमारे को पता है बच्चों, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इससे क्या अर्थ निकलता है यहां समझिए। जैसे रिएक्ट पावर नेगेटिव है यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट R की कंसंट्रेशन जो है -1 है। -1 है मतलब क्या हुआ, R और A और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गए। तो बच्चों देखिए यहां इस -1 वाली ऑर्डर की अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, कोई रिएक्शन अगर ऐसी है तो इसका मतलब ये ऐसा हुआ। इसका मतलब यहां पर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट कम हो जाएगी। तो इन जनरल इसका मतलब ऑर्डर पर भी डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर मेरा यही है। बट जनरली बच्चों जो रियल लाइफ में रिएक्शंस होती है उनमें जो ऑर्डर होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। और अगर ये वैल्यू n की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि n की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इन जनरल यहां पर अगर पॉजिटिव है तो R की वैल्यू बढ़ाओगे तो जो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा इन जनरल, बट नॉट ऑलवेज। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि आरएनएस थ्योरी से तो अपने को ऐसा ही लगता है बच्चों कि रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ जाती है, बट ऐसा ऑलवेज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कंसंट्रेशन बढ़ाने से अगर ऑर्डर जीरो हो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, एकमात्र ऐसा काइनेटिक्स है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन R इनटू पावर 0 है। इसकी कंसंट्रेशन को आप 2R करो 4R करो, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। देखिए अपन वापस जाके देखते हैं, ऑर्डर अगर जीरो है तो रेट पर फर्क ना पड़े, ऑर्डर अगर पॉजिटिव है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ेगी, है ना। तो दूसरा फैक्टर बच्चों निकल के आया कि कंसंट्रेशन के साथ साथ रिएक्शन की ऑर्डर पर भी आपका रेट इफेक्ट करता है। तो दूसरा फैक्टर देखिएगा बच्चों, इसी फॉर्मूले से निकल के आया। फिर से अपन बात करेंगे, कोई फैक्टर रट्टा नहीं मारना बच्चों। रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला था कंसंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहां से कैसे निकल गया बच्चों देखिएगा, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन A या जो भी है उसकी पावर n। अभी अभी मैंने आपको बताया कि n की तीन मोटी मोटी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या बच्चों बताओ मेरे प्यार बच्चों, पॉजिटिव, और दूसरी क्या जीरो, तीसरी क्या नेगेटिव। तीन वैल्यूज पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव हुई, मैं यूं कहूं पॉजिटिव हुई तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से, अगर n पॉजिटिव है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। n अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेशन बढ़ाने से R घटेगी। और n बच्चों अगर जीरो हुआ तो क्या होगा बच्चों, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की रेट कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है बच्चों वो कंसंट्रेशन के साथ साथ पावर n पर भी डिपेंड करती है, जिसकी तीन संभावनाएं हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। उसके हिसाब से तो आपसे इन जनरल बात करें कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, सभी संभव है। आंसर है सभी संभव है। रेट ऑफ रिएक्शन विल इफेक्ट on increasing concentration, increases, decreases, remain constant, all are possible, but same question में change कर रहा हूं, generally on increasing concentration of the reactant rate of reaction increases। generally reactions जो है वो positive order की होती है, but always ये true नहीं है। इसी फॉर्मूले से बात निकल गई, अपने को कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों यहां आते आते अपन ने दो फैक्टर पढ़े। पहला फैक्टर ये पढ़ा, हिल मत भाई, ये हिल क्यों रहा है, पहला फैक्टर ये पढ़ा कंसंट्रेशन, दूसरा क्या पढ़ा रहे n। कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर को अपन ने स्टडी कर दिया। अब तीसरा आपको नजर आ रहा होगा k, लेकिन ये k नहीं है, ये जादू का पिटारा है और इसके अंदर से बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे। क्या k? तो देखना बच्चों अगला जो फैक्टर है, तीसरा फैक्टर जिसके अंदर से बहुत सारे फैक्टर्स निकालेंगे, R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर n।
अपन एन जान चुके हैं, एन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एन रिएक्शन की ऑर्डर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कर सकती है, पॉजिटिव होने के साथ साथ भी अगर ऑर्डर 2 है तो ये इसको डबल करने पर ये 4 गुना हो जाएगा, है ना, अलग अलग फर्क पड़ रहा है, तो ऑर्डर का फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा, ये भी अपन डिस्कस कर लिया। तीसरा फैक्टर निकल के आएगा बच्चों के से, और के का फॉर्मूला आपको याद होगा, आरएनएस फॉर्मूला। क्या बच्चों, इधर देखना बच्चों, इधर देखो सभी, के बराबर ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये जानते हो आप, यहां से क्या निकल के आया के, ये सभी जानते हो। इसमें से देखना कितने सारे फैक्टर्स निकालता हूं, 2 फैक्टर तो मैंने वहां से निकाले, ये कंसंट्रेशन और ये एन, यहां से साफ साफ पता चल रहा है, आर कहूं या के कहूं एक ही बात है, आर और के एक ही चीज होती है, आर और के एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अब के किस किस पे डिपेंड करता है, अब सारे फैक्टर्स पढ़ा चुका हूं, इस फॉर्मूले के बारे में अपन आरएनएस इक्वेशन बात कर चुके हैं, इसको दोबारा खोलते हैं, आरएनएस वाली वो बात, इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज क्या थी आपको पता है। यहां पर बच्चों ए क्या है, ए है आपका आरएनएस कांस्टेंट, या इसका नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आपको पता है ए क्या था, आरएनएस कांस्टेंट, और आपको पता है इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, लेकिन बच्चों इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको याद दिला देता हूं, ए बराबर होता है P इंटू जेड, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अप इनटू हेड ऑन कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मिला, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर को मिला के ए बनता है। तो ए जो है आपको बताया था क्या है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, अगर रिएक्टेंट बदल गए तो ए बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। यानी ए जो आरएनएस कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से इसको कोई लेने देना नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, नेचर पर। अगर नेचर बदलोगे तो ए बदल जाएगा, ए बदल जाएगा तो के बदल जाएगा, और के बदल जाएगा तो आर बदल जाएगा। यानी इस नेचर ने कैसे इफेक्ट किया, अगर नेचर बदलोगे तो क्या होगा, ए चेंज हो जाएगा, और ए चेंज होगा तो क्या होगा बच्चों, ए चेंज होगा तो के चेंज होगा, और के चेंज होगा तो आर चेंज होगा। यानी आर पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अगला फैक्टर क्या निकल के आया बच्चों, तीसरा फैक्टर आपका यही निकल के आया इस फॉर्मूले से। फिर मैं समराइज करूंगा लास्ट में, देखना। चल भाई, अगला फैक्टर निकल के आया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की नेचर बदलोगे, रिएक्टेंट की नेचर बच्चों बदलोगे तो क्या बदल जाएगा, नेचर बदलोगे तो ए बदल जाएगा, ए बदल जाएगा तो के बदल जाएगा, और के बदल जाएगा तो आर बदल जाएगा। फिर से देख लो, आर बराबर के इंटू रिएक्टेंट आर की पावर एन, और के क्या था, के था ए इंटू माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां से ए उठा लिया, ए से एक फैक्टर आ गया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अब इसको छेड़ते हैं। इसमें आपके 2 फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं। एक नजर आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो फिर से बात को बढ़ाते हैं आगे। देखिए 3 फैक्टर आगे, मैं के को फिर खोलता हूं। मेरे पास है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है बच्चों, यहां से मैंने ए की बात कर ली, ए चला गया नेचर पर। आगे बढ़ो, इसमें ई तो क्या है, ई तो एक परमानेंट कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका किसी भी चीज से वेरी नहीं करता, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। आर भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ कितनी चीजें और बच गई, एक बच गया एक्टिवेशन एनर्जी और एक बच गया टेम्परेचर। 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। तो देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कौन चेंज करता है, कैटालिस्ट। क्या करता है, याद करो, कैटालिस्ट क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन अपने आप हो रही है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा, याद है ना। और अगर नेगेटिव रिएक्टेंट है तो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा।
और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, ये अपन पढ़ चुके हैं। क्योंकि एनर्जी कम हो, एनर्जी बैरियर कम होगा तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये अपन जानते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये कम होगी, इसका मतलब अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया, अगर मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट की मात्रा मिला दी, पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, कम, और ये कम तो रेट बढ़ जाएगी। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट के संदर्भ में बात करूं तो आपको पता है, ये बात भी पहले पढ़ चुके हो, नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और रेट कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर जो आप बच्चों ये देख रहे हो, ये जो ये देख रहे हो, ये से निकल के आया कैटलिस्ट, और नहीं बोला तो पॉजिटिव कैटलिस्ट बोल के बात कीजिए, बोल दिया तो जो कह रहा है उसके हिसाब से बात कर लीजिए। हाँ, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है बच्चों, इतना जरूर बता देता हूं। देखो, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो या एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव। एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और कैटलिस्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला क्या करता है, ईए को घटाता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, ईए को बढ़ाता है, रेट को कम करता है, ये अपन बात कर चुके हैं। इसलिए नेगेटिव कैटलिस्ट को कैटलिस्ट पॉइजन भी बहुत बार कहते हैं, कैटलिस्ट विष, कैटलिस्ट पॉइजन उसको कई बार अपन कहते हैं। क्लियर बच्चों? कैटलिस्ट को इस तरीके से अपन ने जाना, और यहां से फिर से बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, कैटलिस्ट को जानने के बाद एक बार फिर एक अननोन चीज है जिसके बारे में अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बच्चों, K बराबर A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। देखो, इसमें से सबको अपन जान चुके हैं। देखो बच्चों, इसमें से अपन ये रिएक्टेंट की नेचर, ये और R हमेशा कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जो हर कंडीशन में कांस्टेंट रहते हैं। EA का मतलब होगा कैटलिस्ट। और बच्चों अगला हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट भी हम जान चुके हैं। टेम्परेचर ऑलवेज रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, और वो कितने गुना बढ़ाता है, म्यू गुना। म्यू जो था 2 to 3 था, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कितने गुना होती है, इसके बारे में अपन ने बात करी थी। टेम्परेचर के बारे में भी अपन आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और रेट कांस्टेंट बढ़ने से रेट बढ़ती है ना। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जो है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये मॉलिक्यूल भी इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, जिससे रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। और आपको ये बात भी अपन बता चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑलवेज रेट बढ़ती है, लेकिन जिसकी EA लेस होती है, और एक रिएक्शन ऐसी है जिसकी EA मोर, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी रेट ज्यादा बढ़ती है, उसको पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है उस पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कम फर्क पड़ता है। अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि इसका रीजन भी अपन बात करे हैं कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें मैक्सिमम पार्टिकल अटके हुए हैं, जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करने वालों की संख्या ज्यादा है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अटके हुए ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जितने पार्टिकल्स को फायदा होगा वो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, और जितने पार्टिकल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा क्रॉस करेंगे, वो टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ। इसलिए कहते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उस पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ज्यादा बढ़ेगी, हर केस में ज्यादा बढ़ेगी, यानी वो टेम्परेचर के प्रति ज्यादा ससेप्टिबल रिएक्शंस। आपसे पूछे 3-4 रिएक्शन दे दे, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दे, तो वो रिएक्शन टेम्परेचर के प्रति ज्यादा ससेप्टिबल है, जिसका पहाड़ या तो ऊंचा हो, या वैल्यू दे दे तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, टेम्परेचर का फायदा या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट में होने वाली ग्रोथ भी उस रिएक्शन की सबसे ज्यादा होगी। ये सारे फैक्टर्स अपन ने इसमें से निकाले। इसके अलावा 2 टिन्न फैक्टर्स और हैं जिनकी बात अपन करते हैं। अगला फैक्टर है बच्चों
जो भी नंबर आया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिए बच्चों, दो तरह की थ्योरी होती है, एक गैसियस रिएक्शन की बात है और एक हम अपन बात करते हैं हेटेरोजीनियस रिएक्शन की, सॉलिड्स की बात करते हैं। जनरली ये जो सरफेस एरिया वाली बात है वो उन रिएक्शंस के लिए बात होती है जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो, वो पार्टिकल या तो एक सॉलिड की सरफेस पे जुड़ते हैं, कहीं कहीं सॉलिड का रोल जरूर होता है रिएक्शन के अंदर, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि जब एक सॉलिड को, चाहे एक सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैसियस पार्टिकल जुड़ रहे हों या एक सॉलिड को आप एक लिक्विड सॉल्यूशन में डाल रहे हो, तो यहां कहीं न कहीं मुद्दा रहता है कांटेक्ट का, एक दूसरे के संपर्क का। जितना कांटेक्ट तगड़ा होगा, जितना संपर्क आसानी से होगा, रिएक्शन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आएंगे या संपर्क में आने के लिए उनको स्थान ज्यादा मिलेगा, वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। और एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल है, इसके चारों ओर जो खुला एरिया जो एयर के टच में है, इसी को अपन सरफेस एरिया कहते हैं, और यहीं से तो कोई दूसरा इंटरेक्ट कर सकता है। इसलिए कहते हैं सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया ज्यादा यानी ऐसा एरिया जहां पर दूसरा पार्टिकल, सरफेस एरिया मतलब किसी पदार्थ का वो एरिया जो जिसको हवा छू सकती है, इसी की यही सीधी आसानी से होने वाली पहचान है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो जहां जहां हवा छू सकती है मतलब वहां दूसरा पार्टिकल भी आके इंटरेक्ट कर सकता है। सरफेस एरिया ज्यादा तो उस पार्टिकल से या उस सब्सटेंस से ज्यादा पार्टिकल आकर के एट ए टाइम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और पार्टिकल की जितनी ज्यादा इंटरेक्शंस होगी रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा फास्ट होगी। इसलिए बच्चों अपन एक बात बोलते हैं, जैसे मैं एक क्यूब की लेके बात करूं, देखिए बच्चों आपको बहुत सरफेस एरिया बहुत इजीली बात समझ में आएगी कि जैसे मेरे पास ये एक क्यूब है या एक सिंपल ब्लॉक है, मैं सिंपल ब्लॉक ले लेता हूं, ये लो। अभी आप इसका जो सरफेस एरिया जो हवा के कांटेक्ट में एरिया, ये अंदर से पूरा सॉलिड है बच्चों ऐसे, तो अभी आपके पास एयर में जो कांटेक्ट वाला एरिया इतना है। अब मान लीजिए इसके मैंने 4 पीसेस कर दिए, इसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया और इस तरीके से ये 4 पार्टिकल्स बन गए। अब बच्चों 4 पार्टिकल बनने से जो बाहर वाला पहले वाला एरिया है, ये मोटा वाला, ये तो अभी वही है, लेकिन इधर से काटने से देखो जो मैं अलग कलर से सरफेस बना रहा हूं, देखो ये नई सरफेस खुल गई, ये इसकी नई सरफेस खुल गई, इसकी ये नई सरफेस खुल गई, इसकी ये नई सरफेस खुल गई, ये नया सरफेस एरिया खुल गया जहां पर एयर का कांटेक्ट कर सकती है और सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले इससे अगर कोई पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा तो यहां से करता, यहां से करता, यहां से करता, अंदर से नहीं कर सकता था। अब इस पदार्थ के 4 टुकड़े होने के बाद इधर से तो कोई कांटेक्ट कर सकता है, यहां से भी इसको इंटरेक्ट कर सकता है, यहां से भी इसको इंटरेक्ट कर सकता है। सरफेस एरिया बढ़ गया, कांटेक्ट एरिया बढ़ गया तो रिएक्शन इजी हो जाएगी। क्लियर? अब और ज्यादा टुकड़े कर दूं तो और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं बच्चों एक सॉलिड पार्टिकल की बजाय इसका जो पाउडर्ड फॉर्म होता है, पाउडर्ड फॉर्म, क्योंकि पाउडर में हर पाउडर के चारों ओर अपना सरफेस एरिया होगा, दाने दाने के चारों ओर सरफेस एरिया होगा, तो ओवरऑल सरफेस एरिया पदार्थ का बढ़ जाएगा। छोटे टुकड़े करते जाओ सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। इसलिए बच्चों एक सॉलिड पदार्थ की जब रिएक्शन करानी होती है किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में या उसके ऊपर कोई गैसियस रिएक्शन करानी होती है तो पाउडर फॉर्म ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। रीजन सिंपल है पाउडर फॉर्म की कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों आप बहुत सारी बात करते हैं जब अपन कैटलिस्ट को लेते हैं, जैसे रेने निकल आपने सुना होगा, रेने निकल वो क्या, निकल का पाउडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और जैसे ही अपन किसी भी रिएक्शन में लिख दें कि पाउडर का मतलब क्या है, रिएक्शन की स्पीड कई गुना बढ़ गई। आप जैसे अपन रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम की HNO3 मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम HNO3 मिलाने पर रिएक्शन बनती है, चारों ओर एल्यूमिना बनता है, लेकिन जब एल्यूमिनियम पाउडर लेते हैं तो यही रिएक्शन ब्लास्टिंग रिएक्शन हो जाती है। आपको अगर ध्यान हो अपन बात करते हैं ब्लॉक फैमिली के अंदर, तो यही बात मैटर करती है। सरफेस एरिया ज्यादा होने पर रिएक्शन की जो स्पीड है बढ़ जाती है, क्योंकि हर दाने के चारों ओर अपना अपना सरफेस एरिया आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात थी सरफेस एरिया की। और लास्ट फैक्टर्स जो मैं बोलूंगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। इससे क्या मतलब है देखिएगा,
देखिए जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, R बराबर अपन लिखते हैं K इंटू ए की पावर 0, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है। फोटो सेंसिटिव रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, प्रकाश की प्रेजेंस में होती है। फोटोसिंथेसिस उसका एक एग्जांपल है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने बोला कि ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना लाइट पे डिपेंड करता है। HNO जिस रिएक्शंस के ऊपर लिखी हुई, ऐसी रिएक्शन जनरली सारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शन का होना या नहीं होना लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइट की किस पर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दो चीजें मैंने यहां पर लिखी, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब है फोटोन पर सेकंड, कि कोई भी सरफेस है, पदार्थ है, उसके ऊपर 1 सेकंड में लाइट के कितने फोटोन आ रहे हैं। जितने ज्यादा फोटोन आएंगे, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा अपने पास एनर्जी आ रहा है, वो रिएक्शन होती फास्ट हो जाएगी। दूसरी बात होती है वेवलेंथ, E इजिकल टू hc अपॉन लैम्डा। आने वाली, अपन सिंपल बात जानते हैं, आने वाली लाइट का लैम्डा कम है तो आने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो अगर जो आने वाला लाइट है उसकी एनर्जी से ही रिएक्शन आपकी इनिशिएट होती है। जैसे आप फोटो सेंटर 680 की बात करते हैं, 700 की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो वहां जो लाइट आ रही है उस लाइट की क्वालिटी पर, उस लाइट की वेवलेंथ पर, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ एक ही बात होगी, फ्रीक्वेंसी पर एज वेल एज उस लाइट की तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर। आप जानते हैं कि धूप के अंदर अलग प्रकाश संश्लेषण की दर होती है फोटोसिंथेसिस की, शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय अलग रेट होती है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक है तो केमिकल रिएक्शन ही, उसकी रिएक्शन स्लो और फास्ट हो रही है। किस पे डिपेंड कर रहा बच्चों? डिपेंड कर रहा है लाइट की फिर इंटेंसिटी पर एज वेल एज लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। तो इन चीज पर भी डिपेंड करती है, और ऐसी जो रिएक्शंस होती है उनको अपन फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और इन रिएक्शंस को स्टार्ट, जिस मतलब कोई भी एक केमिकल मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर रिएक्शन को इनिशिएट करता है, उसको फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। वहां से इस टाइप की रिएक्शंस का इनिशिएशन बच्चों होता है। जैसे फोटोक्रोम सिस्टम होता है आपका, आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के अंदर। बायोलॉजी में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। दो तरह की रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जो भी आप बात करते हैं फोटो सिस्टम 600 700 680 700 जो भी है ना, वो सारी बात लाइट रिएक्शंस की होती है। तो ये भी रिएक्शंस की रेट को इफेक्ट करना है। अब अपन एक बार वापस से समरी करते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको एक भी फैक्टर याद नहीं रखना, फिर से आते हैं। रिएक्शन की रेट हमारी नजर में क्या है? रिएक्शन की रेट हमारी नजर में क्या है? देखिएगा, आप आराम से समझिएगा। हमारे पास है R बराबर K इंटू कोई भी रिएक्टेंट है R इंटू इसकी पावर ऑर्डर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब हम समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अलग अलग फैक्टर। ये R क्या है? R है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जनरली R बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ती है, बट N पर डिपेंड करती है। तो दूसरा फैक्टर यहां से निकल के आया। पहला फैक्टर ये हो गया रिएक्शन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर आया बच्चों, ये क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये अपन ने बच्चों बात करी। एक फॉर्मूले के अंदर से सारे फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। तीसरा फैक्टर बच्चों आपके पास आया, ये दोनों तो सल्टा दिए अपन ने। के क्या था? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। और यहां से के और आर में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है, यानी जो चीज के बढ़ाएगी उससे आर भी बढ़ेगा। अब के में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिर देखिए बात आगे देखते हैं। के के अंदर सबसे पहला है ए है आपके पास। तीसरा फैक्टर आ गया ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की नेचर बढ़ने से आरएनएस कांस्टेंट बदल जाता है। ये दोनों को परमानेंट कांस्टेंट है। अगला फैक्टर्स मेरे पास निकल गया फिर से एक नए कलर में। ये आपके पास है बच्चों ये हो गया चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। और लास्ट फैक्टर फिर से रिएक्शन के लिए एक नया कलर, और वो है टेम्परेचर। पांचवा फैक्टर है टेम्परेचर।
रिएक्शन का टेम्परेचर। और इसके बाद में बात करें छठा और दो मैंने आपको अलग से बताया, क्या सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया, और सातवां था लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की फिनोमेना। ये दो आपको अलग से छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। इसके अलावा सारा आर, ये जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू के, ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है रेट लॉ। रेट लॉ एक ऐसा नियम जो रिएक्शन की रेट को बताता है। इस एक नियम से ही अपने सारे फैक्टर्स निकाल लिए। आप 1 बाय 1 देख सकते हो, है ना, आप 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स देख सकते हो। क्या सबसे पहले रिएक्शन की कंसंट्रेशन ने कैसे इफेक्ट किया, ये रहा। फिर ऑर्डर ने कैसे इफेक्ट किया, ये रहा। तीसरा के के अंदर नेचर ने इफेक्ट किया, कैटलिस्ट ने इफेक्ट किया, टेम्परेचर ने इफेक्ट किया। सारे फैक्टर्स एक के अंदर से निकल के आगे। इस तरीके से किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए उसको इफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स की अपन बच्चों व्याख्या कर सकते हैं। और अब काइनेटिक्स के सारे भी क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आए हुए और प्लस जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है अब आप आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अपना टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू। जय हिंद, जय स्वाभिमान।